The Code on Wages aims to streamline regulations. Yes, it sets a floor wage and ensures equal pay. We must review our compliance to avoid penalties. I agree. Let's prioritize updating our policies. अक्सर ना जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस या जांच की बात करते हैं तो वहाँ एक तरह की सटीकता की उम्मीद की जाती है। हाँ, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। बिल्कुल, मतलब अगर किसी की हड्डी टूट गई है तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लाइन एकदम साफ नजर आती है। डॉक्टर बस इशारा करके कह देता है कि दिक्कत ठीक इस जगह पर है। हाँ। सब कुछ स्पष्ट और पारदर्शी। और ये इंसानी फितरत भी है ना, कि हमें चीजें स्पष्ट श्रेणियों में बटी हुई पसंद आती हैं। जब कोई समस्या बाइनरी होती है, मतलब वो या तो है या नहीं है, तो उसे समझना और सुलझाना बहुत आसान हो जाता है। सही बात है। लेकिन अगर इसी एक्सरे मशीन को हम लेबर लॉ या हमारे श्रम कानूनों की दुनिया में ले जाएं तो मशीन ही शायद काम करना बंद कर देगी। बिल्कुल खराब ही हो जाएगी। हाँ, क्योंकि दशकों से भारत का जो कानूनी और कॉर्पोरेट ढांचा है वो एक ऐसे परिदृश्य में काम कर रहा है जो बहुत ही धुंधला और उलझा हुआ है। मतलब एक आम नौकरी पेशा इंसान की जो सैलरी स्लिप होती है, अरे वो तो सबसे बड़ा उदाहरण है इस धुंधले का। वही तो, जहाँ चीजें साफ साफ समझ ही नहीं आती कि कौन सा पैसा कहाँ कट रहा है और क्यों कट रहा है। और इस कानूनी मकर जाल ने न सिर्फ कर्मचारियों को बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों के एचआर और फाइनेंस विभागों को भी उलझा कर रखा है। मतलब आजादी के बाद से भारत में श्रम कानूनों का एक ऐसा जाल बन गया था जिसमें नियम एक दूसरे से टकराते थे, परिभाषाएं हर कानून के साथ बदल जाती थीं। तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण या डीप डाइव का मिशन इसी मकर जाल को सुलझाना है। आज की इस चर्चा के लिए हमने वेज कोड प्रेजेंटेशन समरी टास्क नाम के एक बहुत ही दिलचस्प और विस्तृत दस्तावेज का अध्ययन किया है। और ये कोई रूखा सूखा कानूनी ड्राफ्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये भारत के श्रम कानूनों में होने वाले सबसे बड़े और ऐतिहासिक बदलाव का एक सीधा ब्लूप्रिंट है। हम बात कर रहे हैं द कोड ऑन वेजेस 2019 की, और ये एक ऐसा बदलाव है जो सीधे तौर पर हर नौकरी पेशा व्यक्ति की टेक होम सैलरी को बदलने वाला है। सिर्फ टेक होम सैलरी ही नहीं, कंपनियों की बैलेंस शीट भी पूरी तरह से बदल जाएगी। इस बदलाव की विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत सरकार 29 पुराने जटिल और विरोधाभासी श्रम कानूनों को समेटकर सिर्फ 4 नए लेबर कोड में बदल रही है। 29 कानूनों को 4 में, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, और जिस विशिष्ट वेज कोड की हम आज गहराई से जांच कर रहे हैं वो अकेले ही 4 पुराने और भारी भरकम कानूनों की जगह ले रहा है। अच्छा, वो 4 कौन से हैं? ये है 1936 का पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, 1948 का मिनिमम वेजेस एक्ट, 1965 का पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और 1976 का इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। बाप रे। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ कोई किताबी सिद्धांत नहीं है। हमारे स्रोत के अनुसार ये 21 नवंबर 2025 से पूरी तरह से लागू होने वाला है। जी हाँ, एक स्पष्ट डेडलाइन है कॉर्पोरेट जगत के पास अपनी व्यवस्थाओं को बदलने के लिए। तो चलिए इस बदलाव के गणित को थोड़ा खोलकर समझते हैं। किसी भी कानून को समझने की पहली सीढ़ी ये जानना है कि वो किन लोगों पर लागू होता है ना? तो इसका दायरा क्या है? देखिए, पुरानी व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता ही उसका सीमित दायरा था। पुरानी मिनिमम वेजेस एक्ट को ही ले लीजिए। वह केवल शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स यानी कुछ चुनिंदा उद्योगों या कामों पर ही लागू होता था। मतलब जो लिस्ट में नहीं है उन्हें कोई फायदा नहीं? बिल्कुल। अगर कोई उद्योग उस पुरानी सरकारी लिस्ट में नहीं है तो वहां काम करने वाले मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी की कोई कानूनी गारंटी नहीं मिलती थी। अरे? और इसी तरह पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में एक वेतन सीमा तय थी। मतलब अगर कोई उस सीमा से 1 रुपया भी ज्यादा कमाता था तो वह उस कानून के सुरक्षा जाल से बाहर हो जाता था। इसका सीधा मतलब तो ये हुआ कि लाखों असंगठित मजदूर, गिग वर्कर्स या नए जमाने के स्टार्टअप्स में काम करने वाले लोग, वो सब इस कानूनी छतरी से बाहर छूट जाते थे। हाँ, और नया कोड इन सभी मनमानी सीमाओं को जड़ से खत्म कर देता है। या यूनिवर्सल कवरेज यानी सार्वभौमिक दायरे का सिद्धांत लागू किया गया है। मतलब सबके लिए? हाँ, सबके लिए। अब चाहे कोई संगठित क्षेत्र का बड़ा दफ्तर हो या असंगठित क्षेत्र का कोई छोटा कारखाना, यह कानून पूरे भारत में हर कर्मचारी पर समान रूप से लागू होगा। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। लेकिन स्रोत के पन्नों में गोता लगाते हुए ना 2 बहुत ही अहम शब्दों का बार बार जिक्र आता है, एम्प्लॉय यानी कर्मचारी और वर्कर यानी श्रमिक। हाँ, ये दोनों शब्द काफी कंफ्यूज करते हैं। वही ना, आम बोलचाल में तो ये दोनों पर्यायवाची लगते हैं। तो क्या कानूनी भाषा में भी इनका एक ही मतलब है? नहीं, कानूनी नजरिए से इनमें जमीन आसमान का फर्क है और यहीं से कंप्लायंस की असली चुनौती शुरू होती है। देखिए, एम्प्लॉई एक बहुत ही व्यापक शब्द है। अच्छा। किसी भी कंपनी में काम करने वाला हर व्यक्ति एम्प्लॉई है। इसमें सबसे निचले स्तर के कर्मचारी से लेकर टॉप मैनेजमेंट, प्रशासनिक अधिकारी और यहाँ तक कि कंपनी का सीईओ भी शामिल है। तो फिर वर्कर कौन हुआ? वर्कर इस एम्प्लॉई समूह का ही एक विशिष्ट उप समूह है। हाँ। तो अगर हर कोई एम्प्लॉई है तो फिर वर्कर की श्रेणी से बाहर कौन रह जाता है? मतलब ये विभाजन क्यों किया गया है?
वर्कर की परिभाषा से उन लोगों को बाहर रखा गया जो मुख्य रूप से प्रशासनिक या प्रबंधकीय यानी मैनेजरियल भूमिकाओं में हैं। इसके अलावा ऐसे सुपरवाइजर जिनकी सैलरी 15,000 रुपए प्रति माह से ज्यादा है, वे भी कानूनी तौर पर वर्कर नहीं कहलाएंगे। अच्छा, तो ये तकनीकी अंतर इसीलिए किया गया है ताकि वेतन के समय पर भुगतान जैसे बुनियादी नियम तो सभी एम्प्लॉइज पर लागू हों, सीईओ पर भी, लेकिन छटनी, हड़ताल या औद्योगिक विवादों से जुड़े जो विशेष सुरक्षा नियम है वे मुख्य रूप से वर्कर श्रेणी के लिए ही बने रहें। हाँ, क्योंकि कानून ये मानकर चलता है कि टॉप मैनेजमेंट के पास अपनी रक्षा करने की ताकत होती है, जबकि निचले स्तर के वर्कर्स को विशेष कानूनी ढाल की जरूरत होती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये काफी तार्किक लगता है। इसी सुरक्षा जाल से जुड़ा एक और पहलू स्रोत में बहुत मजबूती से उभरा है, वो है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी। ये बहुत अहम हिस्सा है। हाँ, क्योंकि आज की अर्थव्यवस्था में आउटसोर्सिंग बहुत आम है। कंपनियां ठेकेदारों या थर्ड पार्टी वेंडर्स के जरिए लोगों को काम पर रखती हैं। अक्सर ऐसी खबरें आती हैं कि ठेकेदार मजदूरों से काम करवाकर पैसे लेकर भाग गया। ऐसे में उन मजदूरों का क्या होता है? नए कोड की धारा 44 ने इस खामी को पूरी तरह से बंद कर दिया है। कैसे? अब कोई भी मुख्य कंपनी ये कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि अरे ये कर्मचारी तो ठेकेदार का था, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर अपने मजदूरों को वेतन देने में विफल रहता है तो कंपनी को पैसे देने होंगे। बिल्कुल, कंपनी का मुख्य मालिक, जिसे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहा जाता है, उस वेतन को चुकाने के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी होगा। अरे वाह! इसे अगर रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखा जाए तो ये ऐसा है जैसे पुराने समय के 4 अलग-अलग और उलझे हुए रिमोट कंट्रोल्स को कूड़ेदान में डालकर एक यूनिवर्सल स्मार्ट रिमोट ले आना। हाँ, बहुत बढ़िया उपमा है ये। मतलब अब कंपनी का सीईओ, दफ्तर का एक सामान्य कर्मचारी और दूर किसी कारखाने में काम करने वाला कॉन्ट्रैक्ट वर्कर सब एक ही कानूनी और जवाबदेही के पारदर्शी ढांचे में आ गए हैं। सही कहा, एक ही रिमोट से अब पूरे इकोसिस्टम को नियंत्रित किया जा सकेगा। तो चलिए अब यहाँ से ये चर्चा सच में दिलचस्प और थोड़ी जटिल हो जाती है। चूंकि अब हर कोई इस कानून के दायरे में है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कानूनी तौर पर वेतन या वेज आखिर है क्या? क्योंकि अगर आप किसी भी कॉर्पोरेट एचआर या पेरोल विशेषज्ञ से बात करें तो इस कोड में सबसे ज्यादा खौफ और हलचल इसी बात को लेकर मची हुई है। और ये हलचल पूरी तरह से जायज भी है। इस पूरे कोड का सबसे क्रांतिकारी और अगर कहें तो सबसे ज्यादा गणितीय प्रभाव डालने वाला हिस्सा वेतन की ये नई परिभाषा ही है। ऐसा क्यों? पहले भी तो वेतन होता ही था। हाँ, लेकिन पुरानी व्यवस्था में वेतन की अनगिनत परिभाषाएं थीं। मतलब प्रोविडेंट फंड या पीएफ की गणना किसी और आधार पर होती थी, ईएसआई की किसी और पर और बोनस की किसी और पर। ओह, मतलब सब अलग अलग। हाँ, तो कोड ऑन वेजेस ने इस पूरी भ्रम की स्थिति को खत्म करके एक कोर वेज या मूल वेतन की स्पष्ट अवधारणा पेश की है। तो एक आम सैलरी स्लिप को देखते हुए इसने कोर वेज के डिब्बे में क्या क्या रखा जाएगा? कानूनी तौर पर अब कोर वेतन के केवल 3 ही मुख्य हिस्से होंगे। सिर्फ 3? हाँ, पहला है बेसिक पे, दूसरा है महंगाई भत्ता जिसे हम डीए कहते हैं, और तीसरा है रिटेनिंग अलाउंस। बस केवल ये 3 चीजें ही असल वेतन मानी जाएंगी। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। बेसिक पे और महंगाई भत्ता तो समझ में आता है, ये हर किसी ने सुना है, लेकिन ये रिटेनिंग अलाउंस क्या भला है? ये तो आमतौर पर सैलरी स्लिप में दिखाई नहीं देता। हाँ, क्योंकि रिटेनिंग अलाउंस एक बहुत ही विशिष्ट कॉन्सेप्ट है जो ज्यादातर मौसमी उद्योगों में देखा जाता है। मौसमी उद्योग जैसे कि? उदाहरण के लिए चीनी मिलों को ले लीजिए। वहां साल के कुछ ही महीने गन्ने की पेराई का काम होता है, बाकी के ऑफ सीजन में मिल बंद रहती है। अच्छा, तो मजदूर खाली बैठे रहते हैं? हाँ, तो ऐसे में कुशल मजदूर नौकरी छोड़कर कहीं और न चले जाएं, इसीलिए मिल मालिक उन्हें खाली समय में भी एक छोटी सी रकम देते हैं ताकि वे अगले सीजन के लिए रिटेन या बरकरार रहें। इसी को रिटेनिंग अलाउंस कहते हैं। बहुत खूब, ये एक नया नजरिया मिला। तो अगर सिर्फ ये 3 चीजें कोर वेज हैं तो बाकी चीजों का क्या, जैसे एचआरए, कन्वेंस अलाउंस, इंटरनेट का पैसा या पीएफ में नियोक्ता का योगदान? कानून की नजर में इन सभी अन्य चीजों को भत्तों या एक्सक्लूजन की श्रेणी में धकेल दिया गया है। अच्छा, और यहीं पर इस स्रोत का सबसे विस्फोटक नियम सामने आता है, 50% रूल या द 50% रूल। मैंने ना अपनी खुद की पुरानी सैलरी स्लिप्स देखी हैं और अक्सर बेसिक पे बहुत छोटा होता है जबकि भत्तों का हिस्सा बहुत बड़ा होता है। मुझे लगता है कि ये 50% नियम सीधे इसी पेरोल इंजीनियरिंग पर प्रहार करता है। बिल्कुल सटीक। दशकों से कंपनियां टैक्स बचाने और अपनी लायबिलिटी कम करने के लिए यही रणनीति अपनाती आई हैं। तो ये नया नियम क्या कहता है? स्रोत के अनुसार नया नियम ये अनिवार्य करता है कि किसी भी कर्मचारी को दिए जाने वाले सभी एक्सक्लूडेड भत्तों का कुल योग उस कर्मचारी के कुल पारिश्रमिक यानी कॉस्ट टू कंपनी, जिसे हम सीटीसी कहते हैं, उसके 50% से अधिक किसी भी हाल में नहीं हो सकता। चलिए इस अमूर्त नियम को ना स्रोत में दिए गए एक गणितीय उदाहरण से जमीन पर उतारते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी का कुल सीटीसी 1 लाख रुपए प्रति माह है। ठीक है। तो पुरानी व्यवस्था में कंपनियां इस 1 लाख रुपए को कैसे बांटती थी? पुरानी व्यवस्था में कंपनियां बेसिक पे को जानबूझकर बहुत कम रखती थीं,
वे 1 लाख रुपए में से बेसिक सैलरी को सिर्फ 30,000 रुपए तय कर देती थी और बाकी के 70,000 रुपए को HRA, स्पेशल अलाउंस और PF योगदान जैसे तरह तरह के भत्तों में डाल देती थी। ऐसा क्यों करते थे वो? इसका मुख्य कारण अर्थशास्त्र से जुड़ा है। PF और ग्रेच्युटी जैसे जितने भी वैधानिक योगदान होते हैं उनकी गणना बेसिक पे पर की जाती है। अच्छा, तो बेसिक जितना कम होगा कंपनी को अपनी जेब से PF में उतना ही कम पैसा डालना पड़ेगा। एकदम सही पकड़ा। लेकिन अब 50% नियम के लागू होने के बाद यह पुराना ढांचा पूरी तरह से गैरकानूनी हो जाएगा। हाँ, नए नियम के तहत ऑडिट के दौरान भत्तों की जांच होगी। 1 लाख रुपए के CTC वाले इस उदाहरण में कुल भत्ते CTC के 50% यानी 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन पुरानी व्यवस्था में तो कंपनी ने भत्ते 70,000 रुपए रखे हैं। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि भत्ते कानूनी सीमा से 20,000 रुपए अधिक है। तो ये जो 20,000 रुपए का अतिरिक्त भत्ता है, इसका क्या होगा? मतलब क्या ये पैसा हवा में गायब हो जाएगा? नहीं, कानून ने इसके लिए एक ऑटो करेक्शन तंत्र बनाया है। जो भी रकम 50% की सीमा को पार करेगी वो अपने आप वापस कोर वेज यानी बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगी। अरे वाह! तो उस 70,000 के भत्ते में से जो अतिरिक्त 20,000 रुपए है वे 30,000 के बेसिक पे में जाकर जुड़ जाएंगे। अब उस कर्मचारी का नया कानूनी बेसिक पे 50,000 रुपए बन जाएगा। और इसका सबसे बड़ा असर ये होगा कि अब PF, ओवरटाइम, ग्रेच्युटी और बोनस की पूरी गणना इस नए 50,000 रुपए के आधार पर होगी, ना कि पुराने 30,000 के आधार पर। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत ही तार्किक पेचीदगी नजर आती है। वो क्या? अगर PF का योगदान एक निश्चित प्रतिशत के रूप में कटता है और आधार बेसिक पे 30,000 से बढ़कर 50,000 हो जाता है तो PF की कटौती भी अचानक बहुत बढ़ जाएगी। हाँ, ये तो है। इसमें कोई शक नहीं कि कंपनियों का खर्चा और लायबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उस कर्मचारी की इन हैंड सैलरी या हर महीने बैंक में आने वाला टेक होम पे असल में कम हो जाएगा? देखिए, ये एक बहुत ही व्यावहारिक चिंता है और इसका सीधा जवाब है हाँ। हाँ, मतलब पैसे कमाएंगे। अल्पावधि में बहुत से कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी, लेकिन इस नीति के पीछे का व्यापक अर्थशास्त्र समझना जरूरी है। वो कैसे? नीति निर्माताओं का मानना है कि वर्तमान में ज्यादा इन हैंड सैलरी के लालच में कर्मचारियों का रिटायरमेंट फंड खाली रह जाता था। बेसिक पे बढ़ने से PF और ग्रेच्युटी खातों में हर महीने ज्यादा पैसा जमा होगा। अच्छा, तो मतलब ये भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट है? हाँ, ये बदलाव आज के लिए थोड़ा दर्दनाक जरूर लग सकता है, लेकिन ये भविष्य की मजबूत सामाजिक सुरक्षा और रिटायरमेंट के बाद की वित्तीय स्वतंत्रता के लिए एक जरूरी कड़वी दवा है। सही कहा, तात्कालिक नुकसान लेकिन दीर्घकालिक फायदा। अब सैलरी के इस गणित को सुलझाने के बाद अगर हम रोजमर्रा के काम और कारखानों के फर्श पर जाएं तो काम के घंटों को लेकर भी स्रोत में कुछ बड़े ढांचागत बदलाव दिखते हैं। इसमें एक नेशनल फ्लोर वेज का जिक्र है। ये भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले क्या होता था कि अलग अलग राज्य निवेश और फैक्ट्रियों को आकर्षित करने के लिए न्यूनतम मजदूरी को बहुत कम कर देते थे। मतलब कंपनियों को लुभाने के लिए। हाँ, ये रेस टू द बॉटम जैसी स्थिति थी जहां मजदूरों का भयंकर शोषण होता था। अब केंद्र सरकार एक नेशनल फ्लोर वेज तय करेगी। तो ये एक तरह की लिमिट हो गई। हाँ, ये पूरे देश के लिए एक ऐसी आधार रेखा होगी जिससे कम न्यूनतम वेतन कोई भी राज्य सरकार तय नहीं कर सकेगी। वो टाइम को लेकर भी नियम काफी सख्त नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर कोई कर्मचारी अपने तय घंटों से ज्यादा काम करता है तो उसे उसके सामान्य वेतन दर का ठीक 2 गुना ओवरटाइम देना अनिवार्य कर दिया गया है। 2 गुना ओवरटाइम? अरे वाह, ये तो निश्चित रूप से कई उद्योगों खासकर मैन्युफैक्चरिंग के काम करने के तरीके को बदल के रख देगा। हाँ, खर्चे काफी बढ़ेंगे। लेकिन स्रोत में एक ऐसा तथ्य है जिसने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। ये नौकरी छोड़ने की प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसे कॉर्पोरेट भाषा में फुल एंड फाइनल या FNF सेटलमेंट कहते हैं। धारा 17(2) HR विभागों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। बिल्कुल, ये नियम कॉर्पोरेट प्रशासन की जो सुस्ती है ना, उस पर एक सीधा प्रहार है। हाँ, क्योंकि आमतौर पर जब कोई भारत में इस्तीफा देता है या उसे नौकरी से निकाला जाता है तो कंपनियां उसका बकाया चुकाने में आराम से 30 से 90 दिन तक लगा देती हैं। हाँ, कर्मचारी बेचारा HR के चक्कर ही काटता रहता है। वही ना। लेकिन नए कोड के मुताबिक अब कंपनी को केवल 2 वर्किंग डेज यानी 2 कार्य दिवसों के भीतर उसका पूरा बकाया चुकाना होगा। सिर्फ 48 घंटे? हाँ, ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे आप फॉर्मूला 1 रेस के पिट स्टॉप की बात कर रहे हो, जहां 2 सेकंड में टायर बदलने होते हैं, जबकि पहले लोग आराम से गैराज में हफ्ते भर गाड़ी ठीक करते थे। ये पिट स्टॉप वाली तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है। इसका जो असर है ना, वो बहुत गहरा और लॉजिस्टिकल होगा। कैसे? कल्पना करें, एक कर्मचारी के जाने पर IT विभाग को लैपटॉप और एक्सेस वापस लेना होता है, फाइनेंस को बचे हुए लीव का ऑडिट करना होता है, HR को एग्जिट इंटरव्यू और कागजी कार्रवाई करनी होती है। बाप रे, ये सब 2 दिन में? हाँ, अब ये सब कुछ समानांतर रूप से सिर्फ 48 घंटों के भीतर पूरा करना होगा। इसके लिए कॉर्पोरेट कंपनियों को अपने इंटरनल सिस्टम्स और मंजूरियों की प्रक्रिया को पूरी तरह से रीबूट करना होगा। कॉर्पोरेट जवाबदेही की बात हो ही रही है तो कार्यस्थल पर समानता, बोनस और कंप्लायंस की इस नई संस्कृति पर भी गौर करना आवश्यक है।
स्रोत में बोनस को लेकर बहुत ही कड़े और स्पष्ट नियम दिए गए हैं। हाँ, बोनस के मामले में कोड उन सभी पुरानी सुरक्षाओं को बरकरार रखता है जो कर्मचारियों के हित में बनी थी। कोई भी कंपनी जिसमें 20 या उससे अधिक लोग काम करते हैं, उसे अपने कर्मचारियों को बोनस देना ही होगा। अच्छा। और इसमें सबसे बड़ी शर्त ये है कि चाहे कंपनी उस साल भारी नुकसान में ही क्यों न चल रही हो, उसे अपने कर्मचारियों को कम से कम 8.33% या 100 रुपए, जो भी अधिक हो, इतना न्यूनतम बोनस देना ही होगा। इसकी अधिकतम सीमा 20% रखी गई है। नुकसान में भी बोनस देना? ये सुनकर तो कोई भी सोच सकता है कि ये कंपनियों, खासकर जो छोटे स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा बोझिल हो सकता है। क्या इसके लिए कोई बचाव का रास्ता है? हाँ, इसके लिए अकाउंटिंग का एक बहुत ही दिलचस्प तंत्र बनाया गया है, जिसे सेट ऑन और सेट ऑफ मैकेनिज्म कहते हैं। ये कैसे काम करता है? इसे ना एक पानी के रिजर्वियर या बांध की तरह समझा जा सकता है। अगर किसी साल कंपनी को छप्पड़ फाड़ कर मुनाफा होता है और वो 20% की अधिकतम सीमा तक बोनस बांटने के बाद भी कुछ हिस्सा बचा लेती है, तो वो उस अतिरिक्त पैसे को सेट ऑन के रूप में अकाउंट बुक्स में अगले साल के लिए सुरक्षित रख सकती है। और अगर किसी साल सूखा पड़ जाए? हाँ, मतलब नुकसान हो जाए, तब कंपनी उस पुराने सुरक्षित रखे गए मुनाफे का इस्तेमाल कर सकती है, या फिर इस घाटे को सेट ऑफ के रूप में अगले 4 सालों तक आगे ले जा सकती है, ताकि भविष्य में जब मुनाफा हो तो उससे इस नुकसान की भरपाई की जा सके। अरे वाह, ये तो कंपनियों को एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर प्रदान करता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही स्मार्ट आर्थिक संतुलन है। लेकिन क्या किसी स्थिति में किसी कर्मचारी को इस बोनस से वंचित भी किया जा सकता है? हाँ, और यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आधुनिक अपडेट किया गया है। पुराने कानूनों में तो चोरी, धोखाधड़ी या कंपनी में तोड़फोड़ करने पर बोनस रुकता ही था। हाँ, वो तो लॉजिकल है। लेकिन अब एक नया क्लॉज जोड़ा गया है। यदि किसी कर्मचारी को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट का दोषी पाया जाता है, तो उसे बोनस के लिए पूरी तरह से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये तो बहुत ही बढ़िया कदम है। हाँ, ये एक ऐतिहासिक कदम है जो श्रम कानूनों को सीधे पॉश यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट नियमों से जोड़ता है। ये कॉर्पोरेट संस्कृति को साफ सुथरा बनाने के लिए एक बहुत ही सशक्त कदम है। और कार्यस्थल के माहौल और समानता की बात करें तो स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि जेंडर इक्वालिटी या लैंगिक समानता पर इस कोड का कड़ा जोर है। में लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कोई भी नियोक्ता समान अनुभव और समान काम करने वाले महिला और पुरुष को अलग अलग वेतन नहीं दे सकता। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हाँ, इसके अलावा एक बहुत ही प्रगतिशील कदम यह है कि जो सलाहकार बोर्ड बनेंगे, जिनका काम सरकार को न्यूनतम मजदूरी और रोजगार सृजन पर सलाह देना होगा, उनमें 1/3 सदस्यों का महिला होना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना हमेशा से एक चुनौती रही है, और ये नियम उस दिशा में एक ठोस प्रयास है। इस पूरे दस्तावेज में ना एक और चीज जो मुझे काफी दिलचस्प लगी, वो है सरकार की जांच या इंस्पेक्शन करने के तरीके में बदलाव। हाँ, ये भी एक बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि भारत में ना इंस्पेक्टर राज और लाल फीताशाही का हमेशा से खौफ रहा है। सही बात है। और कोड इस पुरानी इंस्पेक्टर राज की खौफनाक छवि को बदलने की गंभीर कोशिश कर रहा है। अब लेबर इंस्पेक्टर का पदनाम बदलकर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कर दिया गया है। फैसिलिटेटर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि उनकी भूमिका सिर्फ गलतियां ढूंढकर सजा देने की नहीं रह जाएगी, बल्कि वे कंपनियों को नियम समझाने और उन्हें सही तरीके से लागू करने में मदद भी करेंगे। अच्छा, तो क्या इसका मतलब यह है कि अब चालान काटने से पहले ट्रैफिक पुलिस आपको हेलमेट पहनने का एक मौका देगी? हाँ, इसे इसी तरह से देखा जा सकता है। इसे कानूनी भाषा में क्योर पीरियड कहा गया है। क्योर पीरियड? हाँ, उदाहरण के लिए अगर किसी कंपनी से लेबर रजिस्टर मेंटेन करने जैसी कोई छोटी प्रशासनिक या कागजी गलती हो जाती है, तो उस पर तुरंत आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। फैसिलिटेटर पहले कंपनी को एक लिखित नोटिस देगा और गलती सुधारने के लिए एक तय समय यानी क्योर पीरियड देगा। अगर कंपनी उस समय सीमा के भीतर अपनी गलती सुधार लेती है तो कोई केस नहीं बनेगा। यह तो प्रशासनिक गलतियों की बात हुई, लेकिन अगर मामला गंभीर हो, मान लीजिए बात वेतन न देने की हो या जानबूझकर कर्मचारियों के पैसे मारने की हो, तब ये नया कानून कितना सख्त है? ऐसे मामलों में कानून ने कोई रियायत नहीं बरती है। वेतन से जुड़े विवाद होने पर सबसे बड़ा बदलाव ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ पूरी तरह से नियोक्ता या कंपनी पर डाल दिया गया है। इस बर्डन ऑफ प्रूफ के शिफ्ट होने का असल जिंदगी में क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब यह है कि किसी गरीब या कम पढ़े लिखे कर्मचारी को अदालतों के चक्कर लगाकर यह साबित नहीं करना होगा कि उसे पैसे नहीं मिले। तो कौन साबित करेगा? ये साबित करने की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। कंपनी को अदालत में अपने बैंक रिकॉर्ड, सैलरी स्लिप और ऑडिटेड रजिस्टर लाकर यह साबित करना होगा कि उन्होंने सही समय पर सही वेतन दिया है। और अगर कंपनी फेल हो जाती है तो? अगर कंपनी इस बात को साबित करने में विफल रहती है या दोषी पाई जाती है, तो जो बकाया राशि है उसका 10 गुना तक जुर्माना, जिसे प्यूनिटिव कॉम्पेंसेशन कहते हैं, कंपनी पर लगाया जा सकता है। बाप रे, बकाया का 10 गुना, ये तो
किसी भी छोटी या मध्यम आकार की कंपनी का दिवाला निकालने के लिए काफी है। हाँ, और सजा का ये दायरा सिर्फ कंपनी के बैंक खाते तक ही सीमित नहीं रहता। जब हम इस चर्चा के अंतिम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि 21 नवंबर 2025 की डेडलाइन कोई सामान्य तारीख नहीं है। ये एक ऐसा कड़ा कानून है जिसमें पियर्सिंग द कॉर्पोरेट व्हील का बहुत चर्चित सिद्धांत लागू किया गया है। पियर्सिंग द कॉर्पोरेट व्हील यानी कॉर्पोरेट आवरण को भेदना, इसका असर बोर्डरूम में बैठे लोगों पर कैसे पड़ेगा? आसान भाषा में समझे तो कानून अक्सर कंपनी को एक अलग कानूनी इकाई मानता है, लेकिन इस कोड के तहत अगर कोई कंपनी वेतन से जुड़े नियम तोड़ती है तो अदालत सिर्फ कंपनी नाम की उस कागजी संस्था पर जुर्माना लगाकर नहीं रुकेगी। तो अदालत क्या करेगी? अदालत उस कॉर्पोरेट पर्दे को चीरकर उन इंसानों तक पहुंचेगी जो उस कंपनी को चला रहे थे। मतलब डायरेक्टर्स? हाँ, कंपनी के डायरेक्टर्स, मैनेजर्स और जो भी अधिकारी उस समय बिजनेस के संचालन के लिए जिम्मेदार था, उन्हें व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा। उन्हें अपनी जेब से भारी जुर्माना देना पड़ सकता है और कुछ गंभीर मामलों में तो उन्हें जेल की सजा भी हो सकती है। अरे बाप रे! तो ये बात शीशे की तरह साफ है कि 2025 तक भारत की हर छोटी बड़ी कंपनी को अपने पेरोल, एचआर सिस्टम और कंप्लायंस के पूरे ढांचे को जड़ से बदलना ही होगा, वरना इसके परिणाम बहुत ही गंभीर और व्यक्तिगत होंगे। बिल्कुल, ये एक ऐसा बदलाव है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए सभी तथ्यों और तर्कों के बाद ना एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। एक तरफ ये कानून बिना किसी शक के असंगठित मजदूरों और कर्मचारियों को एक बहुत ही मजबूत औपचारिक सुरक्षा जाल दे रहा है। ये उन्हें उसी एक्सरे वाली सटीकता और गारंटी की तरफ ले जा रहा है जिसकी हमने एकदम शुरुआत में बात की थी। सही बात है। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जिस पर सोचना जरूरी है। जब कॉर्पोरेट कंपनियों पर ये 50% का कड़ा नियम लागू होगा, जब उन्हें हर इस्तीफा देने वाले का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट सिर्फ 2 दिन में करना होगा, और जब इन सब नियमों के कंप्लायंस का खर्च इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, तो क्या वे नए लोगों को नौकरी पर रखने से हिचकिचाएंगी? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। हाँ ना, मतलब ये एक बड़ा सवाल है कि क्या इंसानी लेबर को मैनेज करने का ये जो बढ़ता कानूनी और आर्थिक बोझ है, ये अप्रत्यक्ष रूप से कंपनीज को ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए मजबूर कर देगा? सोचने वाली बात है। क्या भविष्य में कंपनियां ये सोचेंगी कि इंसानों को नौकरी पर रखकर इतने सारे कंप्लायंस पूरे करने से बेहतर है कि सॉफ्टवेयर या रोबोट से ही काम करवा लिया जाए? ये एक ऐसा बड़ा और विचारोत्तेजक आर्थिक सवाल है जिस पर नीति निर्माताओं, कॉर्पोरेट जगत और आप सब लोगों को गंभीरता से सोचना होगा। बिल्कुल। तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। इस बड़े सवाल के साथ ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई स्रोत और नए नजरिए के साथ। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं इस नए एक्सप्लेनर को। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के लेबर लॉज में आने वाले एक भारी बदलाव की, द कोड ऑन वेजेस 2019। ये एक ऐसी चीज है जो आने वाले समय में हर छोटे बड़े एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। और पता है यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसका शेयर स्केल 29, जी हां 29 अलग अलग फ्रैगमेंटेड लेगेसी लॉस को मिलाकर अब सिर्फ 4 यूनिफाइड कोड्स बना दिए गए हैं। और अगर सिर्फ वेज कोड की बात करें तो ये अकेला ही 4 पुराने फाउंडेशनल एक्ट्स को रिप्लेस कर रहा है। और इसकी डेडलाइन क्या है? नवंबर 21, 2025। इस कॉम्प्लेक्स लॉ को अच्छी तरह समझने के लिए हम इस पूरे ढांचे को 6 अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। यूनिफाइड वेज फ्रेमवर्क, नई वर्कफोर्स डेफिनेशंस, 50% का वेज रूल, मिनिमम्स और डेडलाइंस, बोनस और इक्वालिटी, और आखिर में एनफोर्समेंट और कॉर्पोरेट लायबिलिटी। तो बिना देरी किए आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं पहले हिस्से पर, यानी दी यूनिफाइड वेज फ्रेमवर्क। देखते हैं कि ये नया सिस्टम आखिर पुराने कानूनों की जगह लेकर एक यूनिवर्सली स्टैंडर्डाइज्ड माहौल कैसे तैयार करता है। यहां सबसे जरूरी पॉइंट समझने वाला यह है कि इन 4 पुराने और आर्केक एक्ट्स को अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसका फायदा, अब स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शंस हर एक एम्प्लॉय तक पहुंचेंगी। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेज सीलिंग क्या है या इंडस्ट्री कौन सी है, हर कोई अब एक ही छते के नीचे है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, जो मॉडर्न वर्कफोर्स को रीडिफाइन करता है। नया कोड एक्चुअली एक बड़ा ही नुआंस्ड बाइफिकेशन लेकर आया है, जो सीधे तौर पर यह तय करेगा कि प्रोटेक्शंस और डिस्प्यूट मैकेनिज्म्स ग्राउंड लेवल पर कैसे अप्लाई होंगे। यहां एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस क्लियर किया गया है। हर वर्कर तो एक एम्प्लॉय होता ही है, लेकिन जो सीनियर मैनेजमेंट पर्सोनल हैं वो सिर्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? उन्हें टाइमली पेमेंट्स और डिडक्शंस की ब्रॉडर प्रोटेक्शंस तो मिलेंगी, लेकिन वर्कर स्पेसिफिक बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही एक और बड़ी बात, अब बड़ी कॉर्पोरेट एंटिटीज को अपने वेंडर ऑडिट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट करने होंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई स्टाफिंग कंट्रैक्टर वेजेस देने में डिफॉल्ट करता है तो पता है क्या होगा? वो फाइनेंशियल लायबिलिटी सीधे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास चली जाएगी, यानी आखिर में उन्हें ही उन वेजेस की गारंटी लेनी पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की, द 50% वेज रूल। ये इस पूरे लेजिस्लेशन का सबसे मैथमेटिकली डिस्ट्रप्टिव एलिमेंट है, जिसने सच में कॉर्पोरेट पेरोल स्ट्रक्चर्स की नींव हिलाकर रख दी है। अब सभी स्टैट्यूटरी कैलकुलेशंस के लिए बेस सिर्फ 3 कंपोनेंट्स तक लिमिट कर दिया गया है: बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस
और रिटेनिंग अलाउंस। ये सीधा उन पुरानी प्रैक्टिसेस पर एक प्रहार है जहां कंपनीज कंप्लायंस कॉस्ट बचाने के लिए बेसिक पे को आर्टिफिशियली कम रखा करती थी। इस स्लाइड पर एक बड़ा ही जबरदस्त एंटी अवॉइडेंस टेस्ट देखा जा सकता है। बेसिकली नियम यह है कि अगर हाउस रेंट और प्रोविडेंट फंड जैसे एक्सक्लूडेड अलाउंसेस टोटल कॉम्पेंसेशन के 50% से ज्यादा हो जाते हैं तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट को ऑटोमेटिकली कोर वेज का हिस्सा ही मान लिया जाएगा। जैसे इस 1 लाख रुपए की मंथली सीटीसी वाले एग्जांपल को ही ले लीजिए। अगर अलाउंसेस 50,000 की लिमिट क्रॉस करके 20,000 रुपए एक्सेस दिखाते हैं तो उस 20,000 को वापस कोर वेज में ऐड करना ही पड़ेगा। इससे होता यह है कि सोशल सिक्योरिटी और ओवर टाइम कैलकुलेशंस का बेस अचानक से बहुत बड़ा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं चौथे पिलर की तरफ, मिनिमम्स, डेडलाइंस और डिडक्शंस। ये रूल्स डायरेक्टली ऑपरेशनल लेवल पर बड़े शॉक वेव्स क्रिएट कर रहे हैं, खास करके एचआर और फाइनेंस डिपार्टमेंट्स के लिए। 48 घंटे, ये नंबर उन पुरानी 30 से 90 दिनों वाली सेटलमेंट प्रैक्टिसेस को पूरी तरह खत्म कर रहा है। अब नियम यह है कि किसी भी एम्प्लॉय के रेजिग्नेशन, रिमूवल या डिसमिसल के सिर्फ 48 घंटे यानी 2 दिनों के अंदर उनके फुल और फाइनल वेजेस 100% क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा कोड सिर्फ एक अनब्रेकेबल नेशनल फ्लोर वेज ही सेट नहीं करता, बल्कि एक यूनिवर्सल नियम भी लाता है। अगर कोई ओवरटाइम काम कर रहा है तो उसे नॉर्मल वेज रेट से दुगना यानी एग्जैक्टली 2x कॉम्पेंसेशन मिलना ही चाहिए। यहां वर्कर्स को प्रेडेटरी फाइनेंशियल डिप्लीशन से बचाने के लिए एक एब्सोल्यूट सीलिंग भी दिखाई गई है। इसका बेसिक फंडा यह है कि सभी डिडक्शंस का टोटल, चाहे वो पीएफ हो या लोन रिकवरी, कभी भी ग्रॉस वेजेस के आधे हिस्से से ज्यादा नहीं हो सकता। 50% टेक होम पे हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगी। अब 5वें हिस्से पर चलते हैं जो है बोनसेस और वर्कप्लेस इक्वालिटी। यहां यह फ्रेमवर्क एनुअल बोनस डिस्ट्रीब्यूशंस को एक स्टैंडर्ड ढांचे में ढालता है और स्ट्रिक्ट एंटी डिस्क्रिमिनेशन मेजर्स इन्फोर्स करता है। ये टेबल एक कमाल की अकाउंटिंग शॉक एब्जॉर्बर मेथोडोलॉजी दिखाती है। ये सेट ऑन और सेट ऑफ मैकेनिज्म बेसिकली ये गारंटी करता है कि 8.33% का मिनिमम बोनस और 20% का मैक्सिमम बोनस 4 साल के साइकिल में स्टेबलाइज रहे। कंपनी को फायदा हो या नुकसान, इस सिस्टम का पालन करना ही होगा। फाइनेंशियल लॉ को सीधे तौर पर वर्कप्लेस सेफ्टी से जोड़ा गया है। यहां अगर किसी को फ्रॉड, वायलेंट बिहेवियर या सेक्सुअल हैरासमेंट के कन्विक्शन पर डिसमिस किया जाता है तो वो किसी भी स्टैट्यूटरी बोनस के लिए पूरी तरह डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। अब आते हैं हमारे छठे और आखिरी पिलर पर, एनफोर्समेंट और कॉर्पोरेट लायबिलिटी। आइए समझते हैं कि ऑडिट्स, क्लेम्स और एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी का नया सिस्टम कितना स्ट्रिक्ट होने वाला है। यहां सबसे जरूरी बात जो नोट करनी चाहिए वो है एक बड़ा फिलोसॉफिकल शिफ्ट। पुराने प्यूनिटिव इंस्पेक्टर राज का जमाना अब गया। अब एक मॉडर्न वेब बेस्ड फैसिलिटेटर मॉडल लाया गया है जो डंडे से ज्यादा सिस्टेमिक कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंट गाइडेंस पर जोर देता है। और देखिए, छोटी मोटी एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियों के लिए ये नया प्रोसेस एक क्योर पीरियड देता है, यानी गलती सुधारने का एक मौका। अगर दी गई टाइम विंडो में गलती ठीक हो जाती है और पिछले 5 साल में वायोलेशन रिपीट नहीं हुआ है तो सीधे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से बचा जा सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर बात सीधे वर्कर्स के पैसे रोकने की हो, जैसे मिनिमम वेजेस ना देना, तो इसके इमीडिएट और सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज के पास अब पावर है कि वो वर्कर्स को उनके अनपेड अमाउंट का 10 गुना तक कॉम्पेंसेशन दिला सकती हैं। और हाँ, रिपीट ऑफेंसेस पर लाख रुपए तक का फाइन और जेल भी हो सकती है। ये रूल एक अल्टीमेट हाई स्टेक्स रियलिटी को सामने लाता है जिसे पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल कहते हैं। अब एग्जीक्यूटिव लीडरशिप जैसे डायरेक्टर्स और मैनेजर्स को प्रोएक्टिवली अपनी तरफ से एब्सोल्यूट ड्यू डिलिजेंस प्रूव करनी होगी। अगर वो फेल होते हैं तो उन्हें पर्सनल क्रिमिनल लायबिलिटी फेस करनी पड़ेगी। अब कंपनी के नाम के पीछे छुपना आसान नहीं होगा। तो इन सभी लेगेसी सिस्टम्स को पीछे छोड़ते हुए इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। क्या आज की तारीख में मौजूदा कॉर्पोरेट सिस्टम्स इस हिस्टोरिक स्टैट्यूटरी शिफ्ट को सर्वाइव करने के लिए वाकई तैयार हैं? इससे पहले कि ट्रांजिशन विंडो हमेशा के लिए क्लोज हो जाए, इस सवाल का जवाब ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत के एकीकृत वेतन ढांचे के लिए वेतन संहिता 2019 एक व्यापक और कानूनी रूप से प्रमाणित मार्गदर्शिका है। इसे 8 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और इसके कार्यान्वयन की अंतिम तिथि 21 नवंबर 2025 है। इस संहिता में वेतन भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का एकीकरण किया गया है। ये संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों को सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करती है, जिससे अनुसूचित रोजगार की सीमा समाप्त हो गई है। कर्मचारी की परिभाषा सबसे व्यापक है, जिसमें प्रबंधकीय और प्रशासनिक भूमिकाएं शामिल हैं। श्रमिक एक विशिष्ट उपसमूह है जिनमें कुशल, अकुशल, तकनीकी और लिपिक कार्य शामिल हैं। अपवादों में 15,000 रुपीज प्रति माह से अधिक वेतन पाने वाले पर्यवेक्षक और पुलिस बल शामिल हैं। कॉर्पोरेट देनदारी में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या मुख्य नियोक्ता, जो अंतिम नियंत्रण रखता है, कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार को शामिल करता है। यदि ठेकेदार वेतन देने में विफल रहता है तो धारा 43 के तहत मुख्य नियोक्ता कानूनी रूप से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। वैधानिक वेतन का मूल ढांचा मूल वेतन, महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ते पर आधारित है।
वस्तु के रूप में पारिश्रमिक या इन काइंड रेम्यूनरेशन कुल वेतन के 15% से अधिक नहीं हो सकता। संहिता की धारा 2Y के तहत कुछ भत्तों और वैधानिक लाभों को मूल वेतन से बाहर रखा गया है, जैसे हाउस रेंट अलाउंस और ओवरटाइम। हालांकि टेक होम पे की सुरक्षा के लिए इन्हें पारिश्रमिक गणना में शामिल किया जाना चाहिए। गणितीय प्रतिमान 50% वेतन नियम पर केंद्रित है, जहां बहिष्कृत भत्ते कुल पारिश्रमिक के 50% से अधिक नहीं हो सकते। यदि वे 50% की सीमा पार करते हैं तो अतिरिक्त राशि मूल वेतन में जुड़ जाएगी। 100,000 रुपीज के कुल CTC के साथ एक ऑडिट उदाहरण पर विचार करें। यदि भत्ते 50% सीमा 50,000 रुपीज से अधिक है तो नॉन कंप्लायंट स्ट्रक्चर को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समायोजित किया जाता है। इससे नया मूल वेतन बढ़कर 50,000 रुपीज हो जाता है, जिससे PF और बोनस की गणना इस पर होती है। राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और राज्य सरकारें इससे कम निर्धारित नहीं कर सकती। ये कौशल और भौगोलिक क्षेत्र पर आधारित है और हर 5 साल में अनिवार्य रूप से इसकी समीक्षा की जाती है। ओवरटाइम के लिए सामान्य वेतन दर के 2 गुने दर पर भुगतान अनिवार्य है। वेतन अवधि दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक हो सकती है, जो 1 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। मासिक वेतन अगले महीने की 7 तारीख से पहले अनिवार्य है। इस्तीफे या छटनी के मामले में पूर्ण और अंतिम निपटान 48 घंटों के भीतर अनिवार्य है। अधिकृत कटौतियों में एक 50% सीमा होती है, जिसका अर्थ है कि एक वेतन अवधि में सभी कटौतियों की कुल राशि सकल वेतन के 50% से अधिक नहीं हो सकती। जुर्माने केवल पूर्व अनुमोदित अपराधों के लिए वेतन के 3% से अधिक नहीं हो सकते। बोनस के लिए पात्रता 30 दिन से कम काम करने वाले कर्मचारियों को छोड़कर 20 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होती है। न्यूनतम 8.33% अनिवार्य है, अधिकतम 20% तक। धोखाधड़ी, हिंसक व्यवहार या यौन उत्पीड़न के दोषी व्यक्तियों को बोनस से पूरी तरह अयोग्य ठहराया जा सकता है। लैंगिक समानता के तहत समान प्रकृति के काम के लिए लिंग आधारित भेदभाव पर पूर्ण रोक है। सलाहकार बोर्ड संरचना में अनिवार्य रूप से 1/3 33.3% सदस्य महिलाएं होंगी, जिसमें नियोक्ता और कर्मचारियों का समान प्रतिनिधित्व होगा। प्रवर्तन में इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर एक दंडात्मक से सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। वेतन चोरी के लिए पहले अपराध में 50,000 रुपीज तक का जुर्माना और दोहराए गए अपराध के लिए 3 महीने की कैद या 100,000 रुपीज तक का जुर्माना हो सकता है। कॉर्पोरेट देनदारी में निदेशक और प्रबंधक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे जब तक कि वे उचित सावधानी साबित न कर दें। 2025 के रणनीतिक रोड मैप में 50% वेतन नियम के लिए वर्तमान CTC संरचनाओं का ऑडिट और पुनर्मूल्यांकन शामिल है। HRIS और पेरोल सिस्टम को 48 घंटे के FNF निपटान को पूरा करने के लिए अपग्रेड करें। ठेकेदारों और वेंडरों के साथ मुख्य नियोक्ता देनदारी समझौतों को सुरक्षित करें। ये संहिता कॉर्पोरेट वित्तीय देनदारी का एक मौलिक पुनर्गठन है। Welcome to the video on the Code on Wages 2019, India's Unified Labor Structure. This video provides a corporate compliance and strategic blueprint for November 21st, 2025. The Code on Wages Act No. 29 of 2019 was assented to on August 8th, 2019. The Code on Wages represents the historical unification of 4 previous labor laws: the Payment of Wages Act, 1936, the Minimum Wages Act, 1948, the Payment of Bonus Act, 1965, and the Equal Remuneration Act, 1976. Understanding the statutory classification of employee versus worker is key. The term employee has a broader definition, covering all levels, while worker is a subset. Exclusions apply for those in managerial roles or supervisors earning more than 15,000 rupees per month. The Code on Wages introduces a new statutory definition of core wages. Core wage inclusions are basic pay, dearness allowance, and retaining allowance. Statutory exclusions include HRA, employer contributions to PF and pension, overtime, bonus, gratuity, and retrenchment compensation. The 50% wage rule is the biggest financial implication. The total of all specific allowances cannot exceed 50% of the employee's total CTC. Any excess amount is automatically reclassified and added back to the core wages. The logic dictates that if exclusions E are greater than 50% of total remuneration TR, the structure is non-compliant. This rule forces an adjustment of the basic pay component to ensure compliance, impacting the calculation basis for PF and bonus. The code introduces a national floor wage set by the central government based on the standard of living, below which no state can fix minimum wages. Additionally, employers must pay double the normal rate, 2x, for overtime work beyond normal working hours. A strict 48-hour rule is implemented for full and final settlement, F and F. In cases of dismissal, removal, or resignation, all due wages must be paid within 2 working days, 48 hours. This necessitates updates to existing HR, IT, and finance processes. The 50% deduction cap ensures that the total of all authorized deductions, including tax, PF, and loan recovery, does not exceed 50% of an employee's gross wages in any single wage period. This aims to safeguard the employee's minimum take-home pay. Bonus rules require eligibility for establishments with 20 or more employees working for at least 30 days a year. The minimum bonus is 8.33% of the total salary, and the maximum is 20%. New provisions include strict disqualifications, such as conviction under PASH.
The code mandates equal remuneration, prohibiting discrimination based on gender in wage payment for equal or similar work. Furthermore, it requires the formation of advisory boards, with at least one-third female members to advise on minimum wages and employment opportunities. The code signals the end of the Inspector Raj by establishing an Inspector cum facilitator role, which focuses on advice, not just penal action. It mandates a cure period for minor defaults before prosecution and uses transparent web-based inspections. The penalty matrix introduces severe fines and jail time for wage theft. Directors, managers, and secretaries can be held personally liable under the corporate veil provisions. Employers bear the burden of proof to demonstrate compliance. The strategic blueprint for 2025 involves 3 steps: audit and restructure based on the 50% wage rule, technology upgrade for F&F and payroll, and building a compliance horizon for full legal readiness by November 21, 2025. India's labor laws are currently undergoing their most extensive modernization since independence. The Code on Wages 2019 repeals 4 separate legacy acts, including the Minimum Wages Act and the Payment of Wages Act, consolidating them into a single, centralized regulatory framework. This sweeping legislation fundamentally dictates the payroll architecture for millions of professionals moving through India's rapidly expanding corporate centers. The government has scheduled operational enforcement for November 21, 2025. Employers have a tightly compressed window to audit and align their systems. The legacy framework restricted statutory protections using arbitrary salary ceilings and specific industry schedules, leaving vast segments of the workforce out. The new code erases those thresholds, applying its mandates universally. To maintain legal standing, organizations must adopt new statutory definitions, execute specific mathematical payroll tests, and prepare for severe financial penalties. The Code on Wages requires a complete restructuring of corporate financial liability across India. The first step in navigating the compliance horizon is understanding how Chapter 1 categorizes the modern workforce. The statutory definition of an employee under Section 2K is a broad category encompassing nearly everyone hired for wages, including senior management. Inside is a specific subset defined as a worker under Section 2Z, exclusively excluding management drawing wages over 15,000 rupees. This legal bifurcation dictates liability. Protections regarding the timely payment of wages apply universally to all employees, but the strict mechanisms for resolving industrial disputes, such as dismissals, apply strictly to workers. The law also redefines the employer. Section 2L expands this definition to explicitly incorporate third-party contractors and staffing agencies. If a contractor fails to pay their staff, Section 43 introduces principal employer liability. The ultimate financial responsibility to pay those wages travels straight up the corporate chain to the primary company utilizing that labor. By removing exclusionary thresholds, the statutory net captures the entire organizational chart. Corporations are now the ultimate financial guarantors for their contract workforce and must aggressively audit their vendor networks. The math behind payroll calculation is governed by Section 2Y, which establishes a singular, standardized definition of wages. This is the statutory scale. The left holds the core wage, basic pay, dearness allowance, and retaining allowance. On the right are statutory exclusions, house rent allowance, conveyance, and employer provident fund contributions, which are legally insulated from the core wage. For decades, companies actively minimized their statutory contributions to PF and ESI by suppressing basic pay and artificially inflating these excluded allowances. The code closes this loophole through the first proviso of Section 2Y, an anti-avoidance mathematical mechanism known as the 50% threshold test. The state mandate is absolute. The sum of the specified excluded allowances cannot legally exceed 1/2, or 50%, of the employee's total remuneration. Consider a pre-code salary of 100,000 rupees. Basic pay is 30,000. Exclusions are 70,000. This exceeds the 50,000 rupee threshold by 20,000. By law, this excess is reclassified into the core wage, creating a compliant 50,000 rupee baseline. Terminal benefits, specifically gratuity and retrenchment compensation, are statutorily exempt and kept entirely outside of this 50% calculation. With the core wage elevated by law, all subsequent calculations for provident fund, statutory bonuses, and overtime must now utilize this higher baseline. The 50
Chapter 3 dictates exactly when and how these newly calculated wages must reach the employee. The monthly payment deadline is non-negotiable. All salaries must be disbursed electronically before the expiry of the 7th day of the succeeding month. This timeline illustrates Section 17(2), the most operationally disruptive mandate for human resources departments. Upon an employee's removal, dismissal, or resignation, historical practices of taking 30 to 90 days to process full and final settlements are now illegal. All payable wages must be fully cleared within 2 working days of their departure. This strict operational velocity extends to Chapter 4, which regulates the payment of bonus for any establishment employing 20 or more persons. Employers carry an absolute liability to pay a minimum annual bonus of 8.33% of earned wages, regardless of whether the corporation generated an allocable surplus or profit that year. To stabilize these payouts, Section 36 introduces a tracking grid. Excess profits flow into a set-on column to be carried forward, while deficit years draw from a set-off column to absorb financial shocks across a strict 4-year accounting horizon. The code also outlines strict bonus disqualification criteria, notably modernizing the rules by explicitly stripping eligibility from any employee convicted of sexual harassment. Bureaucratic delays in executing payroll or finalizing settlements are instantly classified as statutory violations. Structural agility is now a legal requirement. Enforcement models are shifting as well. Chapter 7 actively dismantles the highly punitive inspection regimes of the past. The state replaces traditional inspectors with an inspector-cum-facilitator, and authority mandated to utilize randomized, web-based algorithms to audit compliance, rather than executing arbitrary physical visits. For minor administrative infractions, this facilitator must offer a pure period, a written direction giving the employer a specific window of time to rectify the error before criminal prosecution is initiated. However, this leniency vanishes in cases of direct wage theft. Adjudicating authorities possess the power to order punitive compensation, extending up to 10 times the original claim amount. Section 59 fully reverses the burden of proof. The employee does not have to prove they were underpaid. The employer must produce audited records proving the precise statutory payment was executed. In the event of systemic organizational offenses committed by the company, Section 55 forcefully pierces the corporate veil of protection entirely. Directors and managers are held personally and criminally liable alongside the corporate entity. To escape prosecution, executives must proactively prove they exercised absolute due diligence to prevent the violation. The code shields compliant organizations through facilitation, but applies severe financial and criminal penalties against leadership teams that tolerate structural negligence. Looking at the broader impact, the code establishes a national floor wage and institutes an absolute prohibition on gender-based wage discrimination. Millions of previously unorganized gig and contract workers are formally integrated into the statutory economic safety net. Organizations cannot draft contracts to circumvent these rules. Section 60 explicitly renders any agreement where an employee relinquishes their rights under the code entirely null and void. Corporate boards must launch exhaustive payroll audits immediately and realign their human resource information systems to dynamically track the 50% rule. The definitive enforcement date of November 21, 2025, provides a rapidly evaporating window to achieve structural compliance. Mastering the exact parameters of the Code on Wages is an operational prerequisite for corporate survival in India's modernized economy. Welcome to the overview of the Code on Wages 2019, a guide to India's unified wage framework. Its mandatory implementation phase begins on November 21, 2025. The new Code on Wages consolidates 4 fragmented acts into a single unified code. These include the Payment of Wages, Minimum Wages, Payment of Bonus, and Equal Remuneration Acts. The code applies universally to all employees and workers. It broadly defines employee and distinguishes the worker category as those engaged in manual, unskilled, skilled, technical, or clerical work. Purely managerial or administrative employees earning over 15,000 rupees per month are excluded. Section 43 of the code establishes an unbroken chain of employer liability. The principal employer remains the ultimate financial guarantor if a contractor or staffing agency defaults on wage payments to contract labor. The code introduces a uniform definition of core wages, which form the statutory baseline. It comprises basic pay, dearness allowance DA, and retaining allowance. Additionally,
remuneration in kind is strictly capped at 15% of the total wages payable. The 50% wage rule is a critical anti-avoidance mandate. If excluded allowances exceed 50% of the total remuneration, the excess is automatically reclassified as core wages. Gratuity and retrenchment are excluded from this rule. This example illustrates the necessary restructuring to comply with the 50% rule. A non-compliant structure with a low basic pay must be adjusted to ensure core wages constitute at least 50% of the total remuneration. The code mandates a statutory national floor wage, which state minimum wages cannot breach. Furthermore, overtime double pay is now universally mandated, removing all previous sector-specific exemptions. Accelerated disbursement timelines are introduced for wage payments. The most significant change is the 48-hour final settlement mandate. Full and final wages must be cleared within 2 working days of removal, dismissal, resignation, or retrenchment. Bonus eligibility generally requires establishments with 20 or more persons, and employees must have worked for a minimum of 30 days. The minimum bonus is 8.33%, and the maximum is 20% of wages. Absolute disqualifications include dismissal for fraud and violent behavior. The inspection regime shifts towards an inspector-cum-facilitator model. Inspections are modernized, utilizing web-based electronic reporting with randomized selection. A cure period is introduced, granting time to rectify minor infractions before prosecution. Section 55 allows for piercing the corporate veil. Directors and managers in charge of business conduct are held personally liable alongside the corporate entity. The burden of proof to demonstrate absolute due diligence rests on the executive. The tiered penalty matrix introduces escalating liabilities. Wage theft offenses, including minimum wage, bonus, or overtime violations, can lead to fines and, for subsequent offenses, imprisonment up to 3 months or higher fines. The 2025 restructuring roadmap focuses on 3 key actions: simplify contracts, standardize CTC formulations to comply with the 50% wage rule, and secure HRIS systems for 48-hour settlements and digitized records. All systems must be fully aligned by November 21, 2025. Welcome to this video on the Code on Wages 2019, a comprehensive guide to India's unified wage framework. The effective implementation mandate is November 21, 2025. The Code on Wages consolidates 4 key pieces of legislation, making it universally applicable. It dismantles exclusionary thresholds, extending the right to minimum wage and timely payment to all employees. The code defines employee broadly, while worker is a specific subset. Notably, fixed-term employees now gain wage parity and gratuity eligibility after just 1 year of service. Section 43 of the mandate establishes the chain of ultimate liability. The principal employer becomes the ultimate financial guarantor if an immediate contractor fails to pay statutory wages. Real-time vendor compliance auditing is now mandatory. The code establishes a uniform definition of wages built on basic pay, dearness allowance, and retaining allowance. This 3-part foundation forms the core wage for all statutory calculations. Several elements are statutory exclusions from the core wage, including house rent allowance and PF/pension contributions. However, these elements remain legally protected and subject to strict payment timelines. The anti-avoidance mathematical paradigm dictates that core wages must be 50% or more of total remuneration. If total exclusions breach the 50% limit, the excess is automatically deemed wages and added back to the core wage base. Here is an example of executing the 50% formula. Non-compliant structures result in an adjusted statutory base, permanently expanding the corporate wage bill for subsequent provident fund and bonus calculation. Minimum wage fixation now shifts to skill metrics. Overtime work must be compensated at a rate not less than twice the normal wage rate. The national floor wage establishes a baseline that state governments cannot undercut. The code introduces accelerated payment deadlines. Monthly wages must be disbursed before the 7th day of the succeeding month. Final settlements require full and final clearance within 2 working days of separation. Total aggregate deductions are capped at 50% of gross wages to ensure a protected minimum take-home amount. No deductions are permitted unless explicitly authorized by the code. Statutory bonus eligibility applies to establishments with 20 or more people. The minimum payout is 8.33% of wages earned, even in loss-making years, capped at 20%. Disqualification results from acts like fraud or theft. The 4-year financial shock absorber allows for both set-on of surplus and set-off of deficit payments. Both mechanisms carry forward for up to 4 accounting years.
demanding meticulous, audited long-term tracking. The code introduces escalating penalties, including personal liability for directors and managers. Penalties range from fines for general contravention to imprisonment for repeat wage theft offenses. The role of the inspector transitions to inspector cum facilitator. The 2025 executive mandate requires a 3-pillar readiness roadmap: financial overhaul, operational agility, and systemic governance. The compliance window closes November 21, 2025, and alignment must begin immediately.